गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, देखिए अब साउंड आ रहा होगा आप तक। क्या है ना, अभी जब हम वीडियो लाइव करते हैं उसके बाद 100 से ऊपर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें आपको क्लास शेयर करनी पड़ती है ना, तो उस वजह से लेट हो जाता है थोड़ा सा, तो उतनी देर में साउंड ऑफ रखता हूँ। आई वॉन्ट ऑनलाइन क्लास आफ्टर 7:30 PM। नहीं जी, अभी ऑनलाइन क्लास 7:30 PM अभी ऐसी तो चल रही है। एक क्लास जीके की 7 PM पे होती है, करंट अफेयर्स की 8 PM पे होती है, और मैथ्स की 9 PM पे होती है ना। तो ये ऑफिस वाले लोगों के हिसाब से ही, इसीलिए थोड़ा सा हम लेट क्लास करते हैं। बाकी फिर भी अगर आपका टाइम मैच नहीं हो रहा है तो आप लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं ना। उसके बाद कोई डाउट आता है तो आप हमसे अलग से पूछ सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं ना। हाँ जी सर। ठीक है, लाउड एंड क्लियर। तो दिसंबर का सर करंट अफेयर्स देख रहे थे। आज की क्लास और लगेगी, इसके बाद एक क्लास और लगेगी, दिसंबर अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सर नया करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे जनवरी का, ठीक है। बट जनवरी का स्टार्ट करें वो और दिसंबर का आगे कंटिन्यू करें, तो पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। देखें कितना याद है। रिसेंटली द मीटी मीटी का जो स्टार्टअप हब है और एक कंपनी है, वो दोनों मिलके क्लास ऑफ 2023 क्रिएट कर रहे हैं। पहले क्लास ऑफ 2022 क्रिएट किया था, अब क्लास ऑफ 2023 क्रिएट कर रहे हैं। देखिए करंट अफेयर्स जो है, या जो भी मैं ये 8 PM वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, ये फ्री कंटेंट है, ठीक है, ये सबके लिए अवेलेबल है। तो ये कंटेंट जो भी हमारा फ्री होता है उसे हम ऐप पर नहीं, हम उसे यूट्यूब पे अपलोड करते हैं ताकि सब लोग उसे देख सकें। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप चले आना, उसमें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, तो हर मंथ का एक डिफरेंट सेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हर मंथ का एक डिफरेंट सेक्शन आपको मिल जाएगा। अभी जैसे दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर का मिल जाएगा, नवंबर हो चुका है तो नवंबर का मिल जाएगा, ठीक है। ये करंट अफेयर्स आपका स्टार्ट हुआ था जनवरी 2021 से, तो ये दिसंबर 2021 तक हमने कंप्लीट किया। फिर सर स्टार्ट करा जनवरी 2022 से, और अब हम पहुंच गए सर दिसंबर 2022 पे, ठीक है। तो हमारे करंट अफेयर्स को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, ठीक है सर। हाँ, तो ऑनलाइन क्लास फी आफ्टर 7, मतलब आफ्टर 7:30 क्या, ऑनलाइन क्लास फी तो क्लास फी सेम ही है। अगर आप APSSB एग्जाम के लिए ज्वाइन करते हैं तो 5000 रुपी फीस है, कंप्लीट कोर्स जीके प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स ऑनलाइन में, ठीक है। शुभ संध्या उपांग जी, कैसे हैं आप? काफ़ी टाइम बाद दिख रहे हैं आप। ओके हाँ। तो मीटी के साथ साथ कौन इन्वॉल्व है? बिल्कुल सर, इसमें गूगल इन्वॉल्व है। इसका आंसर दीजिए, समुद्रयान मिशन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स इज यूज्ड इज रिलेटेड टू द समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन से रिलेटेड कौन सा व्हीकल है जो डीप सी रिसोर्सेज के लिए यूज किया जाएगा? समुद्रयान मिशन which will be used for the exploration of deep sea resources। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज मत्स्य 6000, ठीक है, व्हीकल का नाम है मत्स्य 6000। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 83 तक हमने कर लिया था, ठीक है। ये एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट, उसके बाद ये आयुर स्वास्थ्य योजना, ठीक है। तो आयुर स्वास्थ्य योजना क्वेश्चन नंबर 83 तक हमारी कहानी हो गई थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 84 से, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Recently, rock-cut sculptures and reliefs of the Unakoti have been added to the tentative list of UNESCO World Heritage Sites. It is in which of the following states? Assam, Meghalaya,
त्रिपुरा या फिर वेस्ट बंगाल? बताइए सर। रॉक कट स्कल्पचर्स और रिलीफ्स। अब रिलीफ्स मतलब कुछ फिजिकल फीचर्स जो है। उनाकोटी, उनाकोटी एक जगह है, ये आपसे पूछ रहा उनाकोटी कहाँ पर है, ठीक है। तो उसे टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। तो टेंटेटिव लिस्ट का मतलब क्या है? देखो यूनेस्को क्या है, कुछ साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देता है। तो हर देश की सरकार कोशिश करती कि उसके यहाँ की ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हो जाएं। तो वो टाइम टू टाइम नॉमिनेशन भेजते रहते हैं यूनेस्को के पास कि आप इसको ऐड कर लीजिए, आप इसको भी ऐड कर लीजिए। तो जो साइट सरकार की तरफ से नॉमिनेट की जाती है यूनेस्को में, यूनेस्को फिर उसको परखता है, चेक करता है। अगर उसे वर्ल्ड लेवल पे उसे लगता है कि इसे ऐड करना चाहिए तो यूनेस्को उसे ऐड कर देता है, ठीक है। तो जो नॉमिनेशन वाली लिस्ट है उसी को कहते हैं टेंटेटिव लिस्ट, ठीक है। तो यूनेस्को के पास जो भी दुनिया भर से नॉमिनेशन आते हैं साइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो वो जो लिस्ट वो क्रिएट करते हैं नॉमिनेशन की, उस लिस्ट को क्या कहते हैं? टेंटेटिव लिस्ट। तो सवाल ये है कि जो यूनेस्को के उनाकोटी के रॉक कट स्कल्पचर्स है, उन्हें भारत सरकार ने नॉमिनेट किया है, तो ये आपके कहाँ पर लोकेटेड है? ठीक है, आसाम, मेघालय या त्रिपुरा? तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी जनता किधर जा रही है? त्रिपुरा की तरफ जा रही है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के सर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अपना नॉर्थ ईस्ट के जीके से रिलेटेड आप इसे मान सकते हैं। तो उनाकोटी के जो स्कल्पचर्स हैं आपके, वो कहाँ पर हैं सर? त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में। इसको अंगकोर वाट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कितने खूबसूरत है ये रॉक कट स्कल्पचर्स। मतलब रॉक से, ये मतलब पत्थर से काट काट के, पत्थर को तराश तराश के इस तरह की ड्राइंग्स बनाई गई हैं, इस तरह के स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? उनाकोटी में मिलते हैं। उनाकोटी एक जगह है त्रिपुरा में। तो कोई गया है सर कभी त्रिपुरा? है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो उनाकोटी कहाँ लोकेटेड है सर? अपना त्रिपुरा में। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड न्यूज है, तो ये तो हमें सर पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत सरकार ऐड कराना चाहती है। चलो, नहीं भी पता था तो अब पता चल गया। ध्यान रखिएगा, उनाकोटी कहाँ पर है? त्रिपुरा में। और वहां पर इस तरह के फेमस रॉक कट आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाओ। अभी राज्यसभा ने एक एंटी मेरीटाइम पायरेसी बिल पास किया है, जिससे जो भी ओशियंस में, हाई सीज में पायरेसी होती है, तो उसकी वजह उसमें भारत की जो अथॉरिटीज हैं एक्शन ले सकती हैं। हाई सीज कहते किसको हैं? ठीक है, हाई सीज को डिफाइन कैसे करते हैं? इंडिया की कोस्ट लाइन से कितनी दूरी के बाद हाई सीज डिफाइन होता है, ये सवाल है, ठीक है। तो अभी हम आराम से हाई सीज के बारे में पढ़ेंगे। पायरेसी का मतलब ये है कि देखो, पायरेट्स तो आपने सुने होंगे। नहीं सर, हम तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जानते हैं बस। तो जो पायरेट्स होते हैं उनका काम क्या होता है? जैसे सोमालिया के पायरेट्स बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो जितने भी ये समंदर में ये लोग लूट मार का काम करते हैं, पायरेट्स, ठीक है। तो इंडियन नेवी तो बहुत बुरी तरह से फिर पीटती है पायरेट्स। जहाँ देखा जाए, इंडियन नेवी बहुत बुरी तरह से पीटती है पायरेट्स को। तो पायरेट्स पे एक्शन लिया जा सके हाई सीज में, इसके लिए एक बिल पास हो रहा है, एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल, ठीक है। तो हमें सिंपली ये बताना है कि हाई सीज की डेफिनेशन क्या है, हाई सीज कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, ठीक है। चलो जी, तो तुक्का ही लगेगा इसमें। ये एनएम, नैनोमीटर नहीं समझेंगे, ठीक है। एनएम मतलब नॉटिकल माइल्स। हाँ, तो जो भी आपका समंदर में डिस्टेंस होती है वो किलोमीटर में नहीं होती, फिर हम किस में नापते हैं उसे? तो समंदर में जो दूरी होती है उसे सर हम नॉटिकल माइल्स से नापते हैं, ठीक है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ये आपकी यूनिट है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं। करेक्ट आंसर इज 200 नैनोमीटर। देखो, ये आपका लैंड पोर्शन है। जैसे होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा, जो हमारा कोस्टल रीजन होता है वो बिल्कुल प्लेन तो होता नहीं। मतलब इस तरह से आप देखोगे, ये इस तरह से हमारा कोस्टल रीजन होता है।
तो सबसे पहले तो इन सारी चीजों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं सर, एक बेस लाइन बनाते हैं। फिर जो भी डिस्टेंस मेजर की जाती है इस बेस लाइन से ही मेजर की जाती है, ठीक है। तो अब बहुत ज्यादा ये इस तरह से आप जानते हो ना, जिगजैग जिगजैग होता है कोस्टल लाइन। तो सबसे पहले हम एक बेस लाइन क्रिएट करते हैं और जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हम इस बेस लाइन से ही मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बेस लाइन से अगर आप देखो, ये आपका बेस लाइन है, ठीक है, ये आपका, ठीक है। फिर इसके आगे अगर आप जाओगे, ये हमारा टेरिटोरियल सी है, ठीक है, ये हमारा टेरिटोरियल सी है। फिर ये मतलब इधर कहीं बेस लाइन रहा होगा, वहां से 12 नॉटिकल माइल तक आओगे, ये हमारा टेरिटोरियल सी है। फिर वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। मतलब यहाँ पर जो भी माइनिंग वगैरह का काम है वो सिर्फ और सिर्फ हम कौन कर सकता है, इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है। ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो माइनिंग वगैरह की जो परमिशन है, एक्सप्लोरेशन का जो राइट है, वो सिर्फ हमारा है। तो और इस 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो एरिया है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हाई सी कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हाई सी कहते हैं। तो 1958 की जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से जो हाई सीज हैं वो होते हैं जो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। अगर कोई किसी को भी इंडिया टेरिटोरियल सी में एंटर करना है तो हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हमारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ एक्सप्लोरेशन वगैरह करना है तो वो सिर्फ राइट हमारे पास है एक्सक्लूसिवली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी हाई सीज की मैनेजमेंट के लिए कोई भी कंट्री रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन ये बेड़ा भारत सरकार ने उठाया है कि अगर ये हमारे हाई सी में कोई आके कुछ हरकतबाजी करेगा तो उसके लिए भी हम एक बिल पास कर रहे हैं, एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी, फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड जो एरिया होता है वो एरिया क्या कहलाता है सर, आपका हाई सी। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है। अगर समझ में आ रहा है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। समर्थ स्कीम recently seen in news is implemented by which of the following ministries? Ministry of Minority Affairs, Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Women and Child Development, या फिर सर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो समर्थ स्कीम अभी न्यूज में था, कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर रही है? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, ट्राइबल्स अफेयर मिनिस्ट्री, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर टेक्सटाइल्स? बताइए सर। अटेम्प्ट सर सबको करना है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है। तो अभी तक मेजोरिटी आंसर दे रही है टेक्सटाइल। मार्शल जी का आंसर नहीं दिख रहा है मुझे। आज मार्शल जी लग रहा है सेफ साइड खेलना चाह रहे हैं क्या? चलो, मार्शल जी ने भी लगा दिए तुक्का। तो मैं देख रहा हूँ मेजोरिटी डी के साथ है, बस चेमिन जी ने थोड़े से गट्स दिखाते हुए सबसे अलग जाते हुए बी पे तुक्का लगाया है, ठीक है। चलो, पांग जी ने ए पे लगाया, सैंपल जी आ गए, आपके सैंपल जी आ गए जो कह रहे हैं आंसर सी लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुमत की जीत होते हुए हम लोग करेक्ट आंसर किसको बोलेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो जो समर्थ स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री की स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की स्कीम है। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। समर्थ स्कीम, देखो फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो भी आप कर सकते हो, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो इनका काम क्या है? स्किल प्रोवाइड करना, ठीक है, स्किल प्रोवाइड करना ताकि लोग जो अपना हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसको और ज़्यादा बेटर तरीके से बना पाए, ठीक है। तो टेक्सटाइल सेक्टर में
स्किल डेवलपमेंट जो स्कीम है वो उसको कहते हैं हम समर्थ। समर्थ का मतलब होता है कैपेबल बनाना, किसी को, किसी चीज को, किसी पर्सन को कैपेबल बनाना, उसे कहते हैं समर्थ। तो ये स्किल डेवलपमेंट स्कीम है समर्थ, जो लोगों को कैपेबल बनाएगी ताकि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर सकें। स्किल्स प्रोवाइड करने की ये स्कीम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज स्टार्टेड द ग्राउंड सर्वे ऑफ पेयजल सर्वेक्षण अंडर द अमृत 2.0 scheme? Which of the following ministries has started the ground survey of पेयजल सर्वेक्षण अंडर द अमृत 2.0 स्कीम? देखो अमृत 2.0 क्या है? अमृत एक स्कीम है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो पहला फेज था, ये दूसरा फेज में ये स्कीम आई है, ठीक है। इस स्कीम के तहत एक पेयजल सर्वेक्षण हो रहा है। पेयजल का मतलब क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है पेयजल, पेयजल का मतलब क्या है सर? ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पिया जाता है उसका सर्वे चल रहा है। तो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी कितनी अर्बन एरियाज में डेवलप हो चुकी है उसको चेक करने के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है। और किस स्कीम के तहत हो रहा है? अमृत 2.0 के तहत हो रहा है। अमृत 2.0 अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की स्कीम है। तो क्या लगता है सर इसमें? सर देखो दो तो बिल्कुल नहीं हो सकते, जो कुछ डाउट होना चाहिए इन दोनों में होना चाहिए। क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहे हैं तो जल शक्ति मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो सकती है, और चूंकि ये अमृत के अंदर हो रहा है तो अमृत तो सर अर्बन एरियाज को ट्रांसफॉर्म करने की बात हो रही है, तो यानी सर अर्बन एरियाज की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स होना चाहिए। तो जो भी तुक्का लगना चाहिए आपका ए या बी में से लगना चाहिए, ठीक है। सी और डी का तो सर कोई कंसेप्ट यहाँ पर बनता है नहीं। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी ऑप्शंस एलिमिनेट करने होंगे। तो आप दो भी एलिमिनेट कर रहे हो और दो ऑप्शन बच रहे हैं, तो इसमें भी सर तुक्का आप लगा सकते हो, ठीक है। तुक्का कह सकते हो कि हाँ सर, मतलब अगर इसमें तुक्का लगाओगे तो 50% प्रोबेबिलिटी है सही होने की। चलो तो करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। अमृत स्कीम के तहत चूंकि ये काम हो रहा है तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। अमृत बोले तो अटल मिशन फॉर रेज्यूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये स्कीम किसके तहत चल रही है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसके अंडर आपका वो ड्रिंकिंग वाटर सर्वे चल रहा है, पेयजल सर्वेक्षण, तो वो भी किसके अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तो समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैव ऑर्गेनाइज्ड द डांस टू डीकार्बोनाइज इवेंट इन न्यू दिल्ली? डांस टू डीकार्बोनाइज इवेंट इन न्यू दिल्ली किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया? मतलब डांस टू डीकार्बोनाइज में क्या, कई लोगों को बुलाया गया स्टेडियम में, आओ नाचेंगे, नाचो 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 पे हम नाचेंगे, और उनके नाचने से हम क्या करेंगे? एनर्जी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। इसमें हमने कोयला नहीं जलाया, कोयला जलाते तो कार्बन क्रिएट होता, तो हमने डीकार्बोनाइज तरीका यूज किया। हमने नाचो नाचो लगा दिया गाना, सब बड़ी खुशी की बात है, हमारे नाचो नाचो को क्या मिल गया? ऑस्कर मिल गया, द एलिफेंट विस्परर्स को ऑस्कर मिल गया। तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट की हमारी बात है। तो स्टेडियम में नाचो नाचो गाना लगा के हम क्या करेंगे? उससे एनर्जी जनरेट करेंगे। तो सवाल ये है कि ये है कौन सी मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में मार्शल आपने क्या सोचा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में कैसे आप उसको जोड़ोगे? तो चूंकि ये बात हो रही है सर एनर्जी की, है ना, तो इसको कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी जनरेट होगी उससे हम क्या करेंगे सर? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग करेंगे। मतलब उनको पहले हम गाड़ी लेके बुलाएंगे, कहेंगे नाचो नाचो, और नाचने के बाद कहेंगे तुम्हारी गाड़ी हम चार्ज करके भेजेंगे। तुमने नाचा, तुम्हारे नाचने से क्या होगी? गाड़ी तुम्हारी चार्ज हो गई। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो अभी जो COP26 में हुआ था उस टाइम मोदी जी एक बहुत बड़ी बात कह के आए हैं कि 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन करना है। नेट जीरो कहने का मतलब है जितना कार्बन हमें प्रोड्यूस करेंगे उतना हम एब्जॉर्ब भी करेंगे।
यानी कार्बन प्रोडक्शन हमें नेट जीरो कर देना है। कार्बन जो राइज हो रहा है हमारे कंट्री में उसको हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, कार्बन राइज खत्म कर देंगे, कोई भी अब नया कार्बन जनरेट नहीं करेंगे। और ये टारगेट हमें कब तक पूरा करना है सर, 2070 का मोदी जी टारगेट दे के आए हैं। चलो जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाओ। वीर गार्जियन 2023 will be the first ever bilateral combat air exercise between India and which of the following countries? बताइए सर, वीर गार्जियन 2023 will be the first ever bilateral combat air exercise between India and which of the following countries? पाकिस्तान, चाइना, ताइवान या फिर जापान? मिलिट्री एक्सरसाइज का सवाल है। वीर गार्जियन 2023 ये एक्सरसाइज किन किन दो कंट्री के बीच हुई है? वीर गार्जियन हुई है सर इंडिया और जापान के बीच। देखो जापान को अगर आप देखो, गौर से देखो और प्यार से देखो, तो 4 आइलैंड्स में ये बटा हुआ है, 1 2 3 4। तो ये कौन कौन से हैं ध्यान रखना है, एक है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, तो जापान आपका 4 आइलैंड्स में डिवाइडेड है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 90 बताओ सर। धर्मा गार्जियन भी जापान के साथ है। क्वेश्चन नंबर 90 बताइए, अभी किस बिल्डिंग ने ग्रेह अवार्ड जीता है? देखो ग्रेह क्या है, एक रेटिंग का तरीका है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक तरीके से रेटिंग देता है। ठीक है, उस रेटिंग को कहते हैं ग्रेह, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। मतलब ऐसी बिल्डिंग अगर कोई बना रहा है जहां पर सस्टेनेबल एनर्जी का यूज हो, मतलब वो इस तरह से बिल्डिंग बना रहे हैं कि वेंटिलेशन अच्छा कर देंगे जिससे एसी के कंजप्शन को कम किया जा सके। मतलब इस तरह से बिल्डिंग बनाना कि जिसमें पावर यूटिलाइजेशन कम हो, रूम्स थोड़े से ऐसे बनाएंगे कि नेचुरल उन्हें लाइट मिलती रहे, ट्यूब लाइट्स की खर्चा बचे। तो इस तरह की जो बिल्डिंग्स बनती हैं तो उनको रिकॉग्निशन के लिए हम एक अवार्ड देते हैं जिसको कहते हैं ग्रेह अवार्ड। ठीक है, और उनको एक टैग देते हैं ग्रेह का, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो अभी किस अथॉरिटी के हेडक्वार्टर को ये अवार्ड मिला है? ये यूआईडीआई के हेडक्वार्टर को मिला है। ग्रे है क्या? देखो ये इंडिया का नेशनल रेटिंग सिस्टम है, कोई भी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसको हम ये प्रोवाइड करते हैं। जो ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है ये हमारा खुद का ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है। तो ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे बिजली के खर्चा कम होता है, जहाँ पर हम नेचुरल तरीकों से बिजली के कंजम्पशन को रोक सकते हैं, तो उन घरों को हम रेटिंग देते हैं, कैसे? ग्रे रेटिंग देते हैं। ठीक है, तो हमारे जो इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है UNFCCC की, तो उसमें इंडिया ने अपनी तरफ से कुछ डिक्लेयर कर रखे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन कि ये मतलब काम हम करेंगे करेंगे, आप हमसे कहो ना कहो लेकिन ये काम हम करेंगे। तो इंडिया के जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं INDC, तो ये उसका एक हिस्सा है। मतलब हमने ऐसा बोल रखा है कि भले ही आप हमसे मत बोलो बट हाँ, हम अपने तरफ से ग्रीन रेटिंग्स प्रोवाइड करेंगे ऐसी बिल्डिंग्स को जहां पर पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है। ठीक है, ये आइडिया किसने डेवलप किया था? टेरी ने डेवलप किया था। टेरी और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इनका मिल के सर ये आइडिया था। ठीक है, चलो सर यहाँ तक कोई डाउट है?
समझ में आ रहा है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। समझ में आ रहा है सर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 91। एक क्रॉप है DMH11, वो किस टाइप की क्रॉप है? राइस है, व्हीट है, मस्टर्ड है, कॉटन है? लगाओ सर तुक्का। DMH11 recently seen in news is a type of which of the following crops? राइस की है, व्हीट की है, मस्टर्ड की है, या फिर कॉटन की है? बताइए सर। DMH11 recently seen in news is a type of which of the following crops? राइस, व्हीट, मस्टर्ड या फिर कॉटन? ओके, तो बहुमत सर क्या कह रही है? मस्टर्ड। 48 लाइव हैं, बट मेरे ख्याल से 10-15 ही लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं। बाकी क्या कर रहे हैं? सर ये नेटफ्लिक्स नहीं है, ये नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं है। यहाँ आप बैठेंगे तो अटेम्प्ट करिए, ठीक है? चलो, ताजुंग जी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और अपना सेपरेट बी आंसर दिया। तामिर और लामू जी सी आंसर दे रहे हैं, ठीक है? ओके सर। ओ नहीं, नो नो सर, सी वाले भी बढ़ गए। डी वालों को टक्कर देने सी वाले आ गए। चलो करेक्ट आंसर की बात करते हैं सर। करेक्ट आंसर इज सी, मस्टर्ड। तो DMH11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, ठीक है, नाम ही उसका धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। तो ये किसकी क्रॉप है सर? मस्टर्ड की क्रॉप है, ठीक है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। जैसे आज के टाइम में जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में एक बॉडी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, वो इस तरह की क्रॉप डेवलप करता है, परमिशन देता है। तो क्रॉप के हम जीन को चेंज कर सकते हैं ताकि उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, ठीक है? तो ऐसी क्रॉप्स कहलाती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हम उनकी जीन्स को क्यों बदल देते हैं? ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ सके। Question number 92. Which of the following companies has introduced India's first large size monocrystalline silicon ingot? मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन एक मटेरियल का नाम होता है। मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, इसे शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। ये एक मटेरियल का नाम होता है जिससे आपकी फोटोवोल्टेइक सेल्स बनती है। मतलब जो सोलर पैनल आपने देखा हो ना, सोलर पैनल में जो सेल्स लगे होते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल्स, तो वो किस मटेरियल से बनती है? इसी मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन से बनती है। तो इंगोट का मतलब इसका एक पीस, इंगोट मतलब एक पीस। तो इंडिया का सबसे बड़ा फर्स्ट लार्ज साइज, इंडिया का एक बड़ा फर्स्ट लार्ज साइज, जैसे अभी जो इंगोट्स बनते हैं वो छोटे छोटे साइज के बन रहे हैं, एक बड़े साइज का पहला इंगोट किस कंपनी ने बनाया है? मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन क्या है? वो उस मटेरियल का नाम है जिससे वो सोलर पैनल बने हैं। तो भैया देखो, सोलर पैनल की बात होगी तो आप भी जानते हो इंडिया में सोलर पैनल में सबसे आगे कौन है? सबसे आगे है अडानी, ठीक है? तो ये किसने डेवलप किया सर? अडानी सोलर ने। तो ये आप देख रहे हो ना, ये जो मटेरियल है इसी को हम कहते हैं मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, और ये जो पूरा पीस है इसको कहेंगे मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इनगोट। ये पूरे एक सिंगल पीस को हम क्या कहते हैं? इनगोट, ठीक है? तो वर्ड भारी लग सकता है लेकिन मीनिंग सिंपल ही है, ठीक है? वर्ड भारी लग सकता है लेकिन मीनिंग इनिंग्स अगर आप निकालोगे तो वो बहुत सिंपल है, कोई ऐसी बहुत टीफ चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल उपांग जी, नाम बड़े काम, काम भी बड़े हैं, ठीक है? Question number 93. Project Wani, recently seen in news, is implemented jointly by the IISC, Art Park and which of the following companies? ठीक है, एक प्रोजेक्ट वानी चल रहा है, IISC इन्वॉल्व है और उसमें आर्ट पार्क इन्वॉल्व है और एक कोई थर्ड कंपनी इन्वॉल्व है। आर्ट पार्क, AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। तो IISC है, आर्ट पार्क है और कोई थर्ड कंपनी इन्वॉल्व है, और उसका वो नाम पूछ रहा है कि वो थर्ड कंपनी कौन सी है सर? बताइए, लगाइए सर तुक्का, लगाइए, बोलिए। देखो सबसे अच्छी बात ये आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक ही सही होगा।
तो कुछ भी कर लो, 25% प्रोबेबिलिटी तो है ही। अब देखो, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से एक चीज हमें ये भी क्लियरिटी होती है कि तुक्का लगाने की हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी तेज है। कुछ लोग होते हैं जिनके तुक्के जल्दी लग जाते हैं, कुछ होते हैं जिनके नहीं लगते हैं, तो यहाँ से हमें आइडिया लगाना होता है कि एग्जाम में कितने तुक्के मारने हैं। जिनके नहीं लगते हैं तो एग्जाम में तुक्का ट्राई ना करें। ओके सर, DCBA। बाकी लोग, बाकी लोग नहीं बोलेंगे क्या? बस इतने ही लोग जवाब देंगे? चलो सर, तो प्रोजेक्ट वानी में गूगल भी इन्वॉल्व है। एक तो सर अपना IISc हो गया, आर्ट पार्क हो गया और गूगल हो गया। तो ये कर क्या रहे हैं, दुनिया इंडिया भर से स्पीच डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और एक ऐसा AI मॉडल बनाएंगे जो इंडिया की सारी लैंग्वेजेस को समझ पाए। इंडिया में जितने भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे हिंदी तो नॉर्थ इंडिया में बहुत बोली जाती है, लेकिन डायलेक्ट अलग अलग है। जैसे हिंदी में अगर आप आगरा रीजन में जाओगे तो उसी हिंदी को अलग तरह से बोलेंगे, और उसी हिंदी को आप कानपुर रीजन में जाओगे अलग बोलेंगे, लखनऊ में जाओगे थोड़ा सा अलग है, बुंदेलखंड में जाओगे तो उसी हिंदी को थोड़ा सा अलग तरीके से बोलेंगे, है ना। तो वो लहजा, उर्दू में कहते हैं लहजा बदल जाता है, जबान वही रहती है। तो वो लहजे को हम क्या कहते हैं, डायलेक्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिया में जो बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं और डायलेक्ट्स हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए एक मॉडल बन रहा है, AI मॉडल, ठीक है। उस पे काम, उसी को हम कहते हैं प्रोजेक्ट वानी। इसी प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट वानी। तो इसमें इंडिया की सारी लैंग्वेजेस डायलेक्ट्स डाल दिए जाएंगे, तो जो भी लैंग्वेज होगी वो इस AI मॉडल के थ्रू समझी जा सकती है, ठीक है। हाँ जी सर। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। ओ सर, अपना नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है अभी। ये न्यू ईयर पे होता है। तो अभी 10th एडिशन हुआ था नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल को, किस सिटी में हुआ था? दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, शिलोंग। अभी नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10th एडिशन हुआ था, किस शहर में हुआ था? ये तो सर पता होगा। ये तो मैं, अरे ये भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, ये तो चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली, ठीक है। तो अभी नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हुआ था न्यू दिल्ली में, काफी मजेदार था, है ना। चलो जी। तो अगर मैं उस टाइम दिल्ली होता तो प्लान था हमारा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में जाने का, बट उस टाइम मैं दिल्ली में नहीं था, ठीक है। ऑलराइट सर, तो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। फिर इसके आगे के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स। फिर मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।